संघर्ष ही जीवन है। और आपने अगर जन्म लिया है, बच्चा आप होके जब आते हैं छोटे से, फिर आपको चलना सीखना होता है, वो संघर्ष ही होता है। आप चलते हुए गिरोगे, संभालने वाला होना चाहिए तो आप संभल जाओगे, नहीं संभालने वाला है तो गिर जाओगे, चोट खाओगे। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खा दिया करते हैं। पत्थर बन के टिके रहने से बहुत बेहतर है कि कभी धूल की तरह, कभी पानी की तरह, कभी हवा की तरह इधर उधर बिखरते रहो। जैसा देश वैसा भेष। दर्द है जिंदगी में बहुत ज्यादा, दर्द को दोस्त बना लो तो जिंदगी में आपको संघर्ष नजर ही नहीं आएगा। मैं परवेंद्र दहिया इनसाइड टॉक्स में आज आप सभी को ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊंगा जिन्होंने संघर्ष से भरा जीवन और जी रहे हैं, साथ ही साथ में किसान परिवार से पढ़ाई के साथ साथ होटल व्यवसाय को उन्होंने देखा। तत्पश्चात उन्होंने जो संघर्ष भरा जो जीवन है वो उन्होंने साथ ही साथ में जी रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा। लगभग 27 साल के लगभग उन्होंने पत्रकारिता का फील्ड में उन्होंने चुनौती भरे संघर्ष को देखा और आज वे जाने माने जो देहाती मूवी, जो देशी जो मूवीज होती हैं उसके जाने माने कलाकार आज हमारे बीच में हैं। ऐसे ही कलाकार हमारे बीच में मैं विकास बालियान जी का इस कार्यक्रम में, इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसे विकास जी, आपका जो जीवन है मैंने जाना है आपसे बात करके, तो जो संघर्ष भरा है, आप थोड़ा सा अपने जो संघर्ष भरा जीवन है उस पर प्रकाश डालिए। और देखिए, संघर्ष हर व्यक्ति करता है, मेरा ही संघर्ष कुछ खास नहीं है, मैं भी एक आम ही व्यक्ति हूँ। संघर्ष ही जीवन है। और आपने अगर जन्म लिया है, बच्चा आप होके जब आते हैं छोटे से, फिर आपको चलना सीखना होता है, वो संघर्ष ही होता है। आप चलते हुए गिरोगे, संभालने वाला होना चाहिए तो आप संभल जाओगे, नहीं संभालने वाला है तो गिर जाओगे, चोट खाओगे। तो हर कोई संघर्ष करता है। मुझे अपने जीवन का जो मैंने जिया है, मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा देखा कि इसको ऐसा चीजें दो और ये उन पे विजय हो, ये उनको जिए तो इसकी लाइफ का एक मजा लगाएगा। तो मैंने अपना जो जीवन, मेरा पूरा संघर्ष है, मैं तो उसको एक लाइफ का एक मजा समझता हूँ कि यार एक पत्थर बन के टिके रहने से बहुत बेहतर है कि कभी धूल की तरह, कभी पानी की तरह, कभी हवा की तरह इधर उधर बिखरते रहो। जैसा देश वैसा भेष। दर्द है जिंदगी में बहुत ज्यादा, दर्द को दोस्त बना लो तो जिंदगी में आपको संघर्ष नजर ही नहीं आएगा। दर्द के साथ दोस्ती कर लो, आपके लिए सब मजा ही मजा है। क्योंकि अगर आप खुशियों को ज्यादा चाहोगे, खुशियों के बाद फिर दर्द ही है, तो इसलिए दर्द को चाहो, खुशियां मिलेंगी। अच्छा विकास जी, जैसे आप अपने, मैं बीच में कहना चाहूँगा, जैसे आप पता लगा कि आपको पैनक्रियास की बड़ी प्रॉब्लम है, कैंसर की ओर है, तो उस दर्द को बड़े ही गनसोट की तरह से आप झेल कर अपने इस जो जीवन को बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही बहुत ही लोगों का आदर्श के साथ में जी रहे हैं। थोड़ा सा इस पर भी अपना प्रकाश डालेंगे। देखिए, एक पेनक्रियाज होती है इंसान के शरीर का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो रीढ़ की हड्डी के पास है। लीवर, हार्ट और पीत की थैली, गॉल ब्लैडर जिसे बोलते हैं, इसके पीछे स्प्लीन के पास में है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यही आपके हार्मोन्स जब चेंज होते हैं इसका कार्य होता है। इसी तरह जो आप खाते पीते हैं उसका जूस बनाने का काम इसी का होता है। इसके अलावा आपकी जो इंटेस्टाइन है, आंतों को चलाने का काम इसका होता है। और सबसे बड़ी बात है, इंसुलिन यही बनाता है। इंसुलिन का क्या मानक रहना चाहिए, यही बनाता है। और ये एक बहुत ऐसा ग्लैंड है, बहुत जल्दी खराब नहीं होता। खासतौर से शराबियों का खराब होता है जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। जब 2012 में मुझे बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा और मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो दीपशिखा जैन के यहाँ में डॉक्टर हैं यहाँ पे, मैं उनके यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करा रहा था, तो उन्होंने करते करते यहाँ पे मशीन को बहुत देर तक रोकी और फिर उन्होंने कहा कि इतनी क्यों पीते हो। मैंने कहा मैंने तो शराब देखी भी नहीं हमारे यहाँ पे, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे एक सिटी स्कैन के लिए बोला, मैंने डॉक्टर सुभाष बालियान के यहाँ कराया, तो उसमें मेरी ग्लैंड्स जो थी ये खराब पाई और उसके अंदर 2 स्टोन भी थे, इसके डक्ट बंद हो चुके थे। तो उन्होंने बड़ी हैरानी हुई फिर कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो पता लगा कि ये बाई बर्थ थी, इसकी शेप ही गलत थी। इसमें कहीं इस तरीके से कहते हैं कि गांठ लगी हुई थी और उस गांठ के अंदर धीरे धीरे चीजें जमती गई, वो स्टोन बनती गई और उन्होंने उसकी डक्ट बंद कर दी। उसके बाद फिर मेरा इलाज हुआ मेदांता में, डॉक्टर आदर्श चौधरी, रणधीर सूद। फिर उसके बाद मैं जेपी में गया, डॉक्टर राजेश कपूर, कोई डॉक्टर मैंने नहीं छोड़ा। कुछ लोगों ने मेरा ऑपरेशन बोल दिया और डॉक्टर आदर्श चौधरी ने कहा यार ऑपरेशन मत करा, तो जिंदा दिल आदमी है, दर्द के साथ जीना सीख ले, कितना दर्द झेल सकता है। मैंने कहा जी मुझे तो पता नहीं, तो उन्होंने 2-3 तरह के दर्द मुझे बताए। मैंने कहा जी झेल सकता हूँ। तो मैंने कहा दर्द के साथ जी, अगर तेरा एक बार ऑपरेशन हो गया, स्प्लीन निकल गई, मैं तो हार्ट इधर करूंगा, लीवर इधर करूंगा, पीछे से निकाल लाऊंगा, लेकिन तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कमरों में कैद हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है।
उसके बाद में उस दर्द के साथ मैंने जीना सीख लिया। लेकिन लास्ट ईयर 2024 में मुझे मेरा सबसे खतरनाक साल रहा है ज़िंदगी का। पता लगा कि मेरी पेनक्रियाज के अंदर जो ये स्टोन्स थे ये सिस्ट बनते गए और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इनकी 13 mm 17 mm इस तरह से ग्रोथ हो रही है दोनों की। तो डॉक्टरों को संदेह हुआ भी ये कैंसर इसके अंदर बन सकता है। तो उन्होंने फिर एकदम कहा कि तत्काल इसका ऑपरेशन करा दो। ऑपरेशन कराओगे तो उसके लिए शुगर मेंटेन होना जरूरी है। शुगर का मुझे इंसुलिन दे देनी शुरू की मैंने। सिंगापुर में डॉक्टर पून है जवेद हॉस्पिटल में, उनसे भी कंसल्ट किया, अपोलो मैक्स सब जगह देखने के बाद कि ऑपरेशन होगा ही होगा, क्योंकि इंसुलिन कंट्रोल नहीं हुई, कैंसर की तरफ ही बढ़ रहा था। इन बिटवीन मुझे एकदम से पैरालिसिस हुआ राइट हैंड साइड पे। उसके बाद मुझे स्टेरॉइड देनी स्टार्ट की उन्होंने। तो पता लगा कि स्टेरॉइड और इंसुलिन एक दूसरे के दुश्मन है, इंसुलिन और बनने लगी तो ऑपरेशन नहीं होगा। तो दर्द भयंकर बनता गया और इस हाथ में इतने हिस्से में तो इतना पेट का हिस्सा तो बिल्कुल, कपड़ा भी अगर इस पे लगता था तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कितना दर्द है। उस दर्द के साथ मैंने फिर अपने आप को हैबिचुअल बनाया उसके बाद भी कि मैं करूं। लेकिन इसके साथ ही मैंने ये कहा कि यार जिंदा दिली बरकरार रहनी चाहिए। मेरे सारे काम छूट गए, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता था, दर्द बहुत ज़्यादा था। फिर भी मैंने अपने आप को लोगों से जोड़ा, लोगों के कार्यक्रमों में जाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा मन बहलने लगा। तो इस तरीके से 2024 जहाँ मुझे लगता था कि लास्ट है मेरी जिंदगी का, 2025 में मैं अप्रैल में बैठा हूँ। बड़े उम्दा जिंदा दिल की तरह से आप सभी के बीच में आप सभी का बल्कि उत्साह बढ़ाते हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि ईश्वर ने जो हमें दिया है शरीर, जितना हम इससे कर सकते हैं, लोगों को हंसा सकते हैं। अगर अपने आप को केवल एक चीज से पहचान लो, अगर आप किसी के पास भी जा रहे हैं और वहां का वातावरण आपके जाने के बाद बोझिल हो जाता है, वहां एक नेगेटिविटी आ जाती है, इट मीन्स आप सफर कर रहे हो, डफर है, आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं। आपके जाने से अगर ऊर्जा आती है, पॉजिटिवनेस आती है, किसी के चेहरे पे हंसी आती है, तो आपकी जिंदगी कामयाब है। तो विकास जी, थोड़ा सा मैं आपके जो संघर्ष स्टार्टिंग से क्या है थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालने का प्रयास। देखिए, मेरे फादर एडवोकेट थे, गांव से वो दूसरे एडवोकेट थे और उनके अंदर यही था कि यार मेरे ताऊ जी एडवोकेट हैं तो तुझे भी एडवोकेट बनना चाहिए। वो एडवोकेट हुए, मुजफ्फरनगर आए, उनकी शादी बहुत अच्छी जगह हुई और फिर हमारा गांव से दूसरा ही मकान था, एक कुटबा हाउस हमारे ताऊ जी के परिवार से था, दूसरा हमारा ही यहाँ पे मकान बना। तो हमारे फादर की इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, एक को इंजीनियर बनाऊंगा, एक को डॉक्टर बनाऊंगा, यही चीजें होकर के एक बिजनेसमैन होगा। तो सब कुछ बहुत अच्छा चला। उन्होंने ओल एंजल स्कूल में हमारी शिक्षा दीक्षा दिलाई, फिर एसडी पब्लिक स्कूल में भी पढ़े। 2018 मैंने जब 18 साल की उम्र थी तब अचानक कुछ ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ, कुछ सोसाइटी ऐसी हुई कि मुझे कुछ पुलिस केसेस ऐसे बन गए कि मुजफ्फरनगर छोड़ना है। के लिए एसपी ने कहा कि इनको मुजफ्फरनगर से बेदखल कराओ, नहीं तो पुलिस कुछ भी कर सकती है। मुझे जाना पड़ा और यहाँ से बहुत दूर 140 या 200 किलोमीटर दूर था, रुद्रप्रयाग में होटल के अंदर एक स्टोर कीपर की मुझे जॉब मिली। मुझे पता भी नहीं था स्टोर कीपर की जॉब क्या होती है। मैं वहाँ गया, फिर तो वहीं पे क्योंकि एजुकेशन अच्छी थी, अंग्रेजी आती थी, वहीं पे बाई चांस अंग्रेज आ गए और जो हमारे रिसेप्शनिस्ट थे, बनर्जी साहब थे, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। तो उनको मैंने ही डील किया और मैंने ही उनको फिर खाने वगैरह का उनका सारा बिल वगैरह सब बनाया। तो जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि आप रिसेप्शनिस्ट हो जाओ। मेरी पहली जॉब रिसेप्शनिस्ट की थी, 2000 रुपये महीना मुझे वो जॉब करते हुए मुझे लगा कि यार तू कर क्या रहा है, लोग आ रहे हैं, उनकी वेलकम कर रहा है, रूम्स लगा रहा है, ये तुझे पैसे क्यों दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, रुकने की जगह भी दे रहे हैं, साबुन सेंट परफ्यूम वगैरह सब दे रहे हैं, तुझे पैसा क्यों देते हैं। मुझे पता नहीं था कि ऐसे काम करने से पैसा मिलता है। मुझे लगा कि तो हम लोग कुछ करते ही, हमारे घर जो भी आता है वेलकम करते हैं, उसके बदले पैसा भी मिलता है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। वहीं से फिर मेरी शुरुआत हुई और मैंने संघर्ष किया और वहीं से मेरे अंदर बहुत बदलाव आए। एक तो कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, बैठना चाहिए, क्योंकि होटल के अंदर कभी अनुराधा पौडवाल, कभी भीमसेन जोशी जी, कभी बहुत बड़ी बड़ी ऊंची शख्सियत आया करती थी, माधुरी दीक्षित, अमरीश पुरी वगैरह। तो मुझे तो वहां रहना पता लगा कि बड़े लोगों के साथ रहना कैसे चाहिए, फिर अड़ना और लड़ना कैसे चाहिए। एक बार अनिल अंबानी जी और टीना मुनीम जी थे, टीना मुनीम जी ने कहा कि वेयर इज बेड कवर। मुझे पता नहीं था बेड शीट और बेड कवर में कोई अंतर होता है क्या। मुझे तो वो बेड शीट ही फुल लग रही थी, तो पता होता था कि भाई ब्लैंकेट के इनके सबके ऊपर भी एक कवर होना चाहिए। तो उसके ऊपर बड़ा संघर्ष हो गया। तो फिर मैंने लगा कि अपनी गलती को समझना चाहिए, तो मैं ज्यादा नहीं। फिर हमने वहाँ हिल प्लेन का झगड़ा देखा कि आप लोग तो प्लेन के हैं, आप लोग यहाँ से सब कुछ लूट के ले जा रहे हैं, हमारी लड़कियों से शादी कर लेते हैं, ये कर देते हैं। फिर बहुत चीजें वहाँ हुई। उसके बाद मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगा। वहाँ पे होटल के अंदर जो स्वीपर्स थे वहीं के गढ़वाल के, उन्होंने आपस में झगड़ा किया और मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगवा दिया। मैंने पुलिस वालों से बात की, SP साहब हमारे यहाँ पे आया करते थे, सबने हाथ खड़े कर दिए, कह रहे हैं कि भाई मायावती गवर्नमेंट है और 11,000 की लाइन छूली। मैंने कहा मेरी तो गलती तो बताओ, ये लड़ रहे थे, मेरा तो कुछ नहीं। कहना कुछ नहीं है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई नहीं। 10,000 रुपये मैं बता रहा हूँ, 10,000 रुपये की रिश्वत गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ, अगर 5 महीने की सैलरी है
मुझे बहुत दुख हुआ। उसके बाद मैंने प्रण किया कि अब मैं इस होटल में हिल का कोई भी आदमी नहीं रखूंगा। फिर मैं मुजफ्फरनगर से स्वीपर लेके गया। उनको मैंने 2-2 हज़ार रुपये महीना के हिसाब से किया, लेकिन उनको फिर मैंने कहा कि जो भी यहाँ पे आएगा, 5 मंजिला होटल है, कोई भी सामान अपना लाएगा उसको तुम उसके रूम तक लेके जाओ, वो तुम्हें 150 रुपये टिप देगा। तो उनको 7-7, 8-8 हज़ार रुपये मिलने लगे। फिर मैंने तमाम स्टाफ या तो नेपाली रखा या फिर मुजफ्फरनगर से मैं लेके गया, गार्ड्स वगैरह सब, कुक वगैरह खंजरपुर रूट की से लेके गया। फिर मैंने हिल का कोई आदमी नहीं रखा। तो मेरी चीजें थी कि किसी चीज पे अड़ामेंट हो गए तो फिर अड़ना है। 1997 में शादी हो गई। शादी भी बड़ी एक अलग ही प्रक्रिया थी। देखने गए थे लड़की की, भाई टिकैत साहब का चल रहा था 11 आदमी की शादी, 1 रुपए की शादी करनी है। लड़की देखी, पेरेंट्स को पसंद आई, मुझे तो दिखाई नहीं। उन्होंने कहा भाई अभी यहाँ फेरे होंगे जी। तो ऐसे ही मैं कपड़े पहने हुआ था, उसी तरह से मेरी शादी हो गई। वहीं शादी हो गई। और कहते हैं जो पंडित जी हैं वो मतलब पंडित जी शायद पूरे नहीं थे। उनका व्यवसाय था खल भूस चोकर, जो ये कुट्टी वगैरह मछली होता है, इनको करने का। तो लेकिन शादी बढ़िया चली। शादी कौन सी जगह हुई आपकी? मेरे सोनटांगी मंसूरपुर के पास एक क्षेत्र है, तो यहाँ हुई। और बहुत अच्छा है, ईश्वर जो करता है। ऐसा जोड़ा मिला कि मैं क्योंकि पब्लिक रिलेटेड पर्सन था, तो 20 आदमी, 30 आदमी, 15 आदमी मेरे साथ कभी भी घर चले गए। मैंने घर सिर्फ इतना बोलना है कि हम लोग 20 लोग आ रहे हैं। मुझे कभी ये नहीं डर रहा, ये सुनना नहीं पड़ा कि यार इतने लोग आ रहे हैं, हम क्यों खाना बनाएंगे, हम क्यों ये बर्तन करेंगे, तुम्हारा तो दिमाग खराब है। तो मुझे अपनी जो फिर वाइफ से ये सबसे बड़ा जो मैं आज एक चेहरा बना सोसाइटी का, वो अपने घर की वजह से। मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरी जो मेरे फादर, मेरी जो वाइफ, सबका सहयोग ये रहा। इसीलिए मैं उनका, अगर घर से आप बिल्कुल आप फ्री हैं तो घर वाले आपका सपोर्ट करते हैं, तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। और अगर वही टांग खींच दे तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने राकेश टिकैत जी के साथ किसान राजनीति शुरू की। फिर मुजफ्फरनगर में एक प्रिंटिंग प्रेस लगाई, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, पहली कलर प्रिंटिंग प्रेस, और ये बड़े लोगों का काम था। और इसके ऊपर कर्ज ले लिया, 4-5 लाख का पता लगा, वो होते होते 13 लाख का कर्ज हो गया। उसके ऊपर गाँव की 15-16 बीघा जमीन बिक गई उस कर्ज को उतारने के लिए कि घर का मकान बचा हो गया। संघर्ष करते करते बहुत, मतलब ऐसा हुआ कि कई बार ऐसा लगता था कि सुसाइड पॉइंट आ गया है, यार तुम इतना अच्छा चल रहे हो, तुम्हारी तो जमीन बिकेगी। गाँव की जमीन बिकना सबसे बड़ा एक किसान परिवार के लिए सबसे बड़ा होता है। तो धीरे धीरे किया। फिर अखबार निकालने शुरू किए। टिकैत साहब ने, हरिंदर मलिक जी ने, इन्होंने अखबारों का विमोचन किया। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा। 2008 में अचानक भाई एक्सपायर हो गया। उसी के नाम से मैंने, वो हमारे यहाँ हाईली एजुकेटेड पर्सन था, MBA किया हुआ था उस समय, तो उसी के नाम से मैंने अखबार चालू कर रखे थे। वो एक्सपायर हो गया। उसके जाने के बाद वो अखबार फिर बंद हो गए। तो उसके बाद फिर क्या करें, अखबार भी बंद हो गए। फिर कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू किया। चंद्रवीर सिंह विधायक थे, उनके साथ करना शुरू किया। और फिर वो बड़े बड़े काम किए। फिर न रुपये की कमी आई, ना पैसे की कमी आई। प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, कोई आज मोदी जी के हैं, कोई अखिलेश जी के हैं, रामभद्राचार्य जी हैं, इनकी दिव्यांग यूनिवर्सिटी, दूसरी चीजें। फिर तो काम करना शुरू किया, दिमाग मतलब जितना कर सकते थे किया, पैसा कमाया। पहली साइट पे काम शुरू किया चित्रकूट में। मोहिदुआ के आदमियों ने 3 आदमी मार दिए साइट पे पहले दिन ही। एक तरफ तो पुलिस केस बन रहा है, वो बराबर में मध्य प्रदेश हो जाता है, वहां कूद गए, और दूसरी तरफ हम काम शुरू कर रहे हैं। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा कि 3 मर्डर हो गए हैं, उसके बाद भी आप काम शुरू कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले कि वहां के? नहीं, हमारे तो काम से मतलब है, हम तो आपको डर नहीं लग रहा। मैं क्यों डर लगेगा? तो वो जो एक ना डरने की बात थी, जैसा देश वैसा भेष, वैसे ही करके कामयाबी के लिए आगे चलते गए। और फिर 2018-19 में यहाँ ये तो 131 फीट ऊंचा जो तिरंगा लगा, इसमें पूरा योगदान मेरा रहा था, डॉक्टर संजीव बालियान जी के माध्यम से लगवाया। इसी में फिर एक प्रोग्राम हुआ, उसमें उत्तर कुमार हरियाणवी फिल्मों के धर्मेंद्र माने जाते थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी के लिए एक गंजा शब्द बोल दिया, उनके ऊपर केस दर्ज हो गया। वो केस खत्म कराया, उन सब चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी फिल्म में काम करोगे क्या? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं कैमरा कैसे होता है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप कर लोगे। मैंने फिर करना शुरू किया, और आज 100 से ज्यादा फिल्म 2019 से स्टार्ट। 2019 में मेरी फिल्म आ गई थी। 2019 से मेरी शूटिंग स्टार्ट हुई। 2018 के वो इंसिडेंट था। उसके बाद अब 100 के करीब फिल्में हैं, गाने हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ना कुछ चाहते हुए भी, ना कोई प्लान करते हुए भी उस मुकाम पे हूँ। अगर सड़कों पे चलता हूँ तो लोग चाहने वाले मिल जाते हैं, सर एक फोटो जी। उनकी खुशी एक फोटो में है मेरे साथ कि एक फोटो हो जाए। और आज ये करोड़ों लोगों के अंदर लोग पहचानते हैं, ये उपलब्धि है, ये पहचान है। अच्छा विकास जी, ये बताइए मुझे, जैसे आपका जो एक किसान आंदोलन जब चला
उस समय आपके एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है किसानों से रिलेटेड। हाँ, कि तेरी कौन किसान, सुनेगा। हाँ, तेरी कौन सुनेगा जी। तो उसके पीछे क्या लॉजिक रहा आपका? देखिए उसमें क्या था कि एक पीड़ा आ रही थी कि हो सकता है कि जो काला कानून बता रहे हैं कृषि को वो गलत हो, जी। उनका आंदोलन गलत हो सकता है जो सरकार लेके आ रही वो चीजें ठीक हो, लेकिन जो इतनी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान का आवाम आपकी दिल्ली के चारों तरफ घेर के बैठा हुआ है, आप उसे जलील मत करो, आप उसे भिखारी ना समझो, आप ये मत समझो कि आप इस हिंदुस्तान के मालिक हैं और ये गुलाम हैं। अरे अगर वो अपनी कोई मांग के लिए आए हुए हैं, आप उनसे कम से कम बात तो रखो। आपने तो उनसे बात करना ही बंद कर दिया। तो जब वो बात करना बंद कर दिया तब उस समय आया कि किसान तेरी कौन सुनेगा, तेरे तो सभी भगवान सो गए हैं भाई। जो तेरे चौधरी टिकैत थे, जो चौधरी देवीलाल थे, चौधरी चरण सिंह थे, सर चौधरी छोटूराम थे, जो किसान की पीड़ा समझते थे। और किसान मीन्स पूरा हिंदुस्तान का किसान, किसान का मतलब जाट नहीं जी। तो जो खेती के अंदर मेहनत करता है उसकी बात भी आप सुनने के लिए तैयार नहीं, और एक तरफ आप हिंदुस्तान को कृषि प्रधान देश बोलते हो। तो वो जो जलालत वाली बात थी कि आप अहंकारी हो, सरकारें तो बदलती रहती हैं, तो आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, इसलिए हमने वो उसके अंदर गाना किया और कहा कि तेरा दिया हुआ सब खाते हैं, चींटी से लेके हाथी तक, तेरे फसल जब जाते हैं तब फसल होती है हाथ छाती तक। तो वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर आए। फिर सीमा पे जवान बन के खड़ा है तू, खेत में किसान बन के खड़ा है तू, ये सारी चीजें हमने जो है उसके अंदर किया और वो गाना बहुत एक किसान का एंथम सॉन्ग बना, किसान उसको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, कोई ऐसी मूवी हो जो देशभक्ति से रिलेटेड आपने बीच में बनाई हो? देखिए हमारी जो फिल्म थी चौकीदार, मेरी दूसरी ही फिल्म चौकीदार थी, जिसमें मैंने मोदी जैसा रोल किया था। और मैंने उसमें दिखाया था कि गांव का प्रधान है, वो एक सरदार प्रधान है पहले, जो किसी के बैंक के अंदर एक मैनेजर रहा है और अब उसकी जगह किसी एक दूसरे चौकीदार को लेके आ रहे हैं। तो मैंने उसमें चौकीदार का रोल किया और हमने उसमें सारी चीजें दिखाई, कैसे कोई मूर्ति के बदौलत ही कर रहा है, हमने उसके अंदर दिखाया कोई टंकी चोरी कर रहा है, कोई उसमें। तो हमने जो हिंदुस्तान के उस टाइम आवाम थे अलग अलग पार्टियों के, इसके जो किरदार थे अलग अलग पार्टियों के, वो हमने उसके अंदर वो किए और एक गांव के माध्यम से हमने पूरे देश का चित्रण उसमें किया। जैसे आप मूवीज भी बना रही है तो देशभक्ति से ओतप्रोत आप तो किस तरह की मूवी जो अपने लोगों को प्रेरित करने के लिए? देखिए हम हर तरीके की फिल्म बनाते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी भाषा है, जो हमारी संस्कृति है, हम उसे दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे संस्कार क्या है, एक ममताई माँ दिखाते हैं, बेटा कैसा भी हो, किसी भी समय बाप से उसे बचा के खाना देगी, किसी भी समय आ जाए। और बेटा चाहे बाहर कितना उद्दंड हो, कितना ही वो बदमाश बनता हो, कितना ही वो बाहर गलत काम करता हो, लेकिन अपने बाप से डरता है। तो ये जो चीजें हैं किसान परिवार की, फैमिली की, चाचा ताऊ की जो एक होती है, वो हम सारी चीजें दिखाते हैं। फिर हम इसमें कभी जो विलेन का रोल कर रहा है, हम उसे मरता हुआ नहीं दिखाते, कानून हाथ में लेता हुआ नहीं दिखाते अमूमन। और हमारा ये मानना होता है कि अगर देखें तो जो मूवीज हैं कि उसमें मर्डर हो जाता है उनका, ये वो ऐसा हमारा मानना ये है कि जो हम विलेन जिसे दिखा रहे हैं वो भी किसी का चाचा ताऊ होगा, किसी का बाप होगा, उनकी नजर में वो हीरो होगा। हम एक आदमी का एक पक्ष ही दिखा दें कि वो बस विलेन, ऐसा नहीं होता। आदमी अगर विलेन भी है, रावण को अगर आप इतना बड़ा सीता को उठाने वाला इतना बड़ा अपराधी मानते हैं, तो उसको उसने शिव जी का जो स्रोत और ये सारा कर रखा, कितने बड़े वो पंडित हैं, कितना बड़ा सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, तो वो भी तो उनका एक पार्ट है ना, तो हमें वो दिखाना चाहिए। तो ये है। दूसरा हमारा संदेश तो यही इसमें होता है कि सबसे बड़ी जो चीज है अपना परिवार है। पहली चीज जो है आदमी को जिसके लिए कुछ करना है वो परिवार है, और अपने परिवार के सम्मान के लिए आपको ऐसा काम करना चाहिए कि आपका जब सम्मान हो तो आपके परिवार का सम्मान हो। आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आपकी घटना करे हुए काम से परिवार का अपमान होता हो, वो लज्जित होता हो, लड़की लेके भाग जाना, ये सब चीजें। तो परिवार कैसे आपका छाती तान के चले, सीना तान के चले, ये आपके काम होने चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे नेशनल मुद्दे हैं, राष्ट्र के मुद्दे हैं, हमने चौकीदार फिल्म बनाई थी, राष्ट्र के लिए थी कि आप सब लोग मिलके कुछ गलत कर रहे हैं। कभी आप राफेल सौदे के बारे में बात कर रहे हैं, कभी आप पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, ये कैसे हो गई इसमें, तो उसको हमने चौकीदार फिल्म में बनाया। उसमें मेरा एक डायलॉग भी था, चौके से चौकी तक जर्रे जर्रे का पहरेदार हूँ, दुनिया जानती है नामदार नहीं कामगार हूँ, हाँ हूँ मैं चौकीदार हूँ। तो ये मैं चौकीदार हूँ शब्द उसके बाद जो मोदी जी ने भी लगाया था, सबने अपने नाम के साथ उस टाइम मैं चौकीदार हूँ लगाया था। इसके अलावा फिर हमने एक मुद्दा फिल्म दी कि CAA NRC जो आ रही है, इसका क्या नुकसान है, क्यों है, बाहर के नागरिकों की पहचान करना क्यों जरूरी है, उसके ऊपर हमने फिल्में बनाई। तो हम लोग एक शुद्ध हंसी मजाक की फिल्म से लेके एक पारिवारिक मूल्यों के उसमें अंदर लाते हुए राष्ट्र के प्रति चिंतित होते हुए फिल्मों का निर्माण करते हैं। अच्छा, जिस तरह के आजकल समाज में
नशाखोरी, और जैसे अभी जाट महापंचायत थी उसमें भी बताया कि भाई सूखा नशा चल रहा है। तो इसके विषय में कुछ आपने कुछ कंटेंट तैयार किया है कि लोगों को ऐसा संदेश जाए ताकि नशाखोरी से जो लोग हैं, आम जन है, जो नवयुवक है, वो बच सके? देखिए, क्या होता है कि सबसे पहली चीज है आत्मसम्मान। और आत्मसम्मान दो तरह से होता है। एक तो हमारा अपना, जो अपना, एक जो दुनिया की नजरों से हम प्राप्त करते हैं। दोनों ही आत्मसम्मान की श्रेणी में आते हैं। हमारी जो फिल्में होती हैं इसमें नशे करने वाले को हम लोग एक मजाकिया, सड़क पे गिरा हुआ, नाली में पड़ा हुआ, परिवार उससे दुखी है, वो पिटाई कर रहा है, इस तरह का किरदार दिखाते हैं जहां उसका कोई सम्मान नहीं है, उसके सम्मान की कोई कीमत नहीं है। सबसे पहला संदेश तो यही है कि जो आप सूखा नशा या दूसरे नशे जो कर रहे हैं सोसाइटी में, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप गंभीर से गंभीर बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लोग कह देंगे अरे नशेड़ी है, नशे में कह रहा हूँ। तो आप अपना भी और अपने परिवार का भी अपमान करते हैं। नशा अलग जाना चाहिए। इसका जो मेरा एक थॉट है इसके ऊपर, जिसको हम आगे फिल्म बनाएंगे, हालांकि कंटेंट हम बताते नहीं, लेकिन वो ये कि जो हमारा बच्चा 10वीं में आता है, माँ बाप कहते हैं गांव, खासतौर से ग्रामीण अंचल में, कि रेस लगा, दौड़ लगा, जिम कर, ताकत बना शरीर में, तुझे पुलिस में जवान बनना है, सेना में जवान बनना है। वो कोशिश करता है करूं, दौड़ लगाऊं जी। तो हमारी जो चयन प्रक्रिया है, इसके अंदर जो सबसे पहले शारीरिक दक्षता में रेस होती है, इसको पास करना होता है। तो जो सेना वाले होते हैं उसमें एकदम से 200-250 दौड़ा दिए, पता लगा कि जो सबसे फास्ट था वो पीछे बैठा हुआ है, तो आएगा ही नहीं, कवर ही नहीं कर पाएगा, वो बाहर से बाहर चला गया। वो निरुत्साहित हो जाते हैं। घर में जाके 2-3 अटेम्प्ट के बाद उनकी उम्र निकल जाती है। वो तो परेशान होके क्या करते हैं कि वो नशे की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरा कि जिस टाइम वो रेस होने लगती है, वो इंजेक्शन लगाने लगते हैं कि एनर्जी आएगी। स्ट्रिंग जैसी ये जो नई नई एनर्जी ड्रिंक आने लगे, हर गांव में 20-20 रुपए में मिल रहे हैं, सरकार की रोकथाम नहीं है, लोग इन्हें पीने लगे। कुछ समय के लिए एनर्जी आती है, लेकिन लंबे समय के लिए उन्हें खत्म कर देती है। इसके ऊपर मेरा प्लॉट है कि जो माँ बाप हैं, जो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा दबाव में मत लाओ कि तू अगर रेस लगा रहा है तो जीतना है। वो पहले उसे इतना बादाम, मक्खन, घी, दूध सब देंगे, लेकिन जब वो 20-22 साल का हो जाएगा, नहीं आया, अबे तू ना कर रहा है, फलाने का तो आ गया था, तू नहीं आएगा, उसको चोट करते हैं माइंड में। जबकि 24 साल तक की उम्र बच्चे को फ्री माइंड रहने की है। वो जो उसको चोट पड़ती है, उसके बाद वो अपने घर वालों से नाराज होता है। और जब अपनों से कोई नाराज होता है तो वो अपनों को कभी चोट नहीं देता, वो खुद को चोट देता है। कहीं ना कहीं उसके स्वयं को सुधारने, वो खुद नहीं, वो खुद को चोट देता है, वो घर वालों को चोट नहीं देगा। वो क्या करेगा, अच्छा ऐसा कर रहा है, मैं शराब पीऊंगा, मैं अपने आप को खराब करूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं करूंगा। जब आदमी को अपनों से चोट लगती है तो अपनों को कभी प्रताड़ित नहीं करता। कभी भी आपने देखा होगा फैमिली में हस्बैंड सुसाइड कर लेते हैं, पत्नी सुसाइड कर लेती है, घर में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? कि तेरे दिन नंबर क्यों नहीं आए। तो वो कुछ और भी कर सकता था, लेकिन वो अपने उनको दुखी करने के लिए कि अच्छा आप ऐसा कर रहे हो, मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। तो आप प्रेशर मत करो, आपका प्रेशर ही उसको नशे की तरफ धकेल रहा है। दूसरा, उसके ऊपर आप नजर रखो, उसकी सोसाइटी क्या है, क्या वो बहुत पैसे वाले लड़कों के बीच में जा रहा है जहां उसके सपने उनको देख के बहुत बड़े होते जा रहे हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो उस तरह की मेहनत ना करके कोई शॉर्ट रास्ते अपना रहा है। तो पेरेंट्स को उस समय नजर रखना और उस समय उसको ढालना, उस समय उसे धमकाओगे आप तो एक्शन का रिएक्शन होगा। वो नजर, वो जो उम्र होती है वो अंदर फुटाव की होती है, बहुत एनर्जी होती है, जवानी होती है। उस टाइम अगर आप उसे छेड़ोगे तो उसके अंदर बम फटेंगे और वो उतना ही उस रास्ते की तरफ भागेगा जिधर से आप उसे रोकोगे। डांटने के साथ साथ सहानुभूति अवश्य, आपको उसको रोकना है तो उसके हर चीज के हर पहलू को समझ के कि ये ऐसा कर क्यों रहा है, ऐसा नहीं, तुझे नहीं करना, क्यों नहीं करना, उस पॉइंट तक जाना, उस पॉइंट तक जाना है। अपने बच्चे को आपने जिसे पैदा कर रखा है वो दुश्मन नहीं है, आप उस पर एकदम इतने पूरी तरह से आ जाओ, दौड़ दौड़ के आ जाओ, और वो बेचारा अभी 24 साल तक की उम्र में आपको उसे संभालना ही है। वो नहीं संभलने का, 24 साल के बाद वो संभलता है, जो शादी हो जाती है, अपने बच्चे होते हैं, आप इनके लिए जो कैसे करना है। हर आदमी को अपने बाप की कीमत तब पता चलती है जब वो खुद बाप बन जाता है। तब तक उसे कभी पता नहीं लगता कि तेरे बाप का संघर्ष क्या है, जब तक वो खुद बाप नहीं बन जाता। अच्छा बालियान जी, जैसे आपने अभी तक 100 मूवी की है, उसमें सबसे बेस्ट मूवी जो आपके दिल को छूती है वो कौन सी है? देखो, आशा फिल्म है, कविता जोशी की फिल्म है। उसके माँ बाप मर जाते हैं और वो उसका दोस्त जो है, उसके फादर का जो दोस्त है, उसकी परवरिश करता है। फादर के रोल में मैं हूँ।
तो जो मेरी उसमें पत्नी है, जो मेरी बेटी है, वो उसको किसी भी तरीके से ना तो सहानुभूति देती, ना उसे उस तरह की परवरिश देने देती, लेकिन फिर भी मैं उसकी परवरिश कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे सामने दिक्कत क्या है, अपनी पत्नी भी है, अपनी बेटी भी है, तो मैं कैसे उनसे भी संघर्ष करूं और इसकी भी परवरिश करूं, जो अपने दोस्त को मैंने वायदा कर रखा है उसको निभाऊं। तो वो फिल्म है, शादी होने के बाद भी किस तरह उसका डिस्टर्ब करते हैं लाइफ को मेरे ही घर वाले, तो उसको मैं कैसे बचाता हूँ। उसमें मेरे जो डायलॉग्स हैं, और उसके अंदर एक है कि मजलूम, असहाय, मजबूर बहू बेटियां, मौका नहीं जिम्मेदारी होती हैं कि मौका देखा उन पर टूट पड़े, जिम्मेदारियां हैं उन्हें बचाने की। तो वो उसके अंदर है कि बहू बेटियों को अकेला देखते जो राक्षस टूट पड़ते हैं, ये समाज में ये गलत चीजें हैं। तो अगर वो अकेली हैं, मजलूम है, असहाय है, तो वो हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो किसी की भी बहू बेटी हो सकती है। तो ये है। इसके अलावा एक गीता फिल्म है मेरी, फिर इनके साथ एक बाप फिल्म है, जो एक बाप अपने बेटे को गंदी परवरिश देता है कि कर लड़कियों के साथ खेल, कैसे ही होगा, पैसा देके हर लड़की को खरीद लेंगे, तो कितनी अय्यासी कर, शराब पी, कुछ भी करके, लेकिन जिस दिन उसका वो बेटा इस शराब में जाके मर जाता है, फिर वो अकेला रह जाता है। उसकी एक एक चीज जो अब तक उसके साथ थे लोग, वो ही उसको लूट लेते हैं, उसके पास कुछ नहीं छोड़ते। फिर वो किस तरह नौकर बन के अपनी जो उसकी बहू है, उसके जो बच्चा हुआ है, पोता है, उसके लिए संघर्ष करता है। बाप फिल्म है, बहुत बड़ा संदेश देती है। और हंसी मजाक में जब लगता है कि अब थोड़ा सा भारी नहीं होना चाहिए वातावरण, हंसी मजाक होनी चाहिए, तो मेरी चाचा भतीजा फिल्म है। अच्छा। और अलज पलज है, बहुत शानदार मूवी है, और करोड़ों करोड़ों लोगों ने इन्हें देखा है, सराहा है, बहुत लोग पसंद करते हैं। कहीं भी जाता हूँ तो प्रधान जी के नाम से, दाऊ जी के नाम से। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि लड़कियां खासतौर से मुझे पेरेंट्स, पिताजी बोलती हैं। उन्हें मेरे अंदर एक बाप की, उनके बाप वो तो ऐसा होना चाहिए, इस तरीके की मेरे अंदर एक छवि नजर आती है। और मेरे से उम्र में शायद कई तो बड़ी भी होंगी जो मुझे पापा जी बोलती हैं। अच्छा बालियान जी, ये बताइए, जैसे आप खुद एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो जो अपने बॉलीवुड में है, आप किसको ज्यादा अपना एक आइडल मानते हैं? देखो, मैं उस समय पैदा हुआ 1971 के करीब, जब पाकिस्तान का हुआ। फिर इसके बाद 1975 में हमारे इसमें बांग्लादेश बना 1971 के करीब। 1975 में ये पूरे इसमें आपातकाल लगा, विद्रोह हुआ, गवर्नमेंट बदली, तो शायद वही बातें सुनी होंगी, वही मन मस्तिष्क पर रही होंगी जो शुरू से उसमें होती है। तो यहाँ जाट कॉलोनी में मकान था, तो वहीं सामने एनसीसी ऑफिस था, तो उन्होंने एक पर्दा में ये प्रोजेक्टर से पर्दे में लगा के पिक्चर दिखा रहे थे, शहीद। आज मनोज कुमार जी नहीं रहे, आज उनका निधन हो गया, उनकी फिल्म थी। तो वो एक इम्पैक्ट डाला उसमें देशभक्ति का, कि अपने लिए जीना नहीं, कुछ दूसरों के लिए जीना, देश के लिए जीना। तो वो इम्पैक्ट अपने अंदर आता चला गया। तो जो उस टाइप की पिक्चरें होती थी, प्यासा फिल्म आई गुरुदत्त की, उनकी, फिर वही शांताराम की 2 आंखें 12 हाथ, जो इस तरीके की मूवी थी, उन्होंने मेरे अंदर एक घर सा कर लिया। क्रांति मैंने 1980 में देखी थी मनोज कुमार की, वो तो अंग्रेजों के खिलाफ एक, और महात्मा गांधी जी के खिलाफ एक दिमाग में आती थी कि चंद ऐसे लोग हैं। तो बाद में इतिहास पढ़ा कि किसकी क्या भूमिका रही है, लेकिन जो हमारे हीरो थे वो अलग तरीके के थे। वो धर्मेंद्र जो इसमें, लेकिन जो मुझे बंदा सबसे ज्यादा पसंद है वो गुरुदत्त है जी। जैसे आज मोदी जी बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, उस समय नेहरू जी ऐसे ही बड़े एक मजबूत प्रधानमंत्री देश के थे, सब कुछ उनके पास ही होता था। उन्होंने एक नारा दिया था उस टाइम, हमें नाज है हिंद पर। तो गुरुदत्त ने प्यासा फिल्म बनाई, और उसने औरतों की, दूसरों की मजबूरियां सब दिखाते हुए उसमें गाना दिया, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। डायरेक्ट क्वेश्चन टू प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, गाने जवाहरलाल नेहरू को डायरेक्ट एकदम से इस तरह से करना, उस पे के ऊपर बैन लग गया कि इसको रेडियो पे नहीं गाने को लेके आना। तो उन्होंने पूरा उन बाजार को, जो जीबी रोड की जो बदनाम बस्तियां होती है, सब चीज को दिखा के कि यहाँ बड़े बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, यहाँ तिलकधारी भी हैं, मुसलमान भी हैं, वो जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। तो वो जो ललकारने वाली बात थी, जो सिस्टम को ललकारने वाली बात थी, गुरुदत्त के अंदर जो थी, वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो मेरे जो लीजेंड है, जो मेरे दिलो दिमाग में जिसकी छाप है, वो गुरुदत्त है। अच्छा बालियान जी, ये बताइए, जैसे आप पत्रकारिता के साथ साथ में फिर जैसे कलाकार बने, मूवी में आए, कुछ विरोध भी झेलना पड़ा? देखिए, ऐसा होता है कि आपकी उपलब्धियां आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आप गुमनाम रह के कुछ भी कर लो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, पब्लिक डोमेन है, आपकी उपलब्धियां हैं,
तो ऑटोमेटिकली जो आप जैसे लोग हैं, जो आप जैसा बनना चाहते हैं, नहीं बन पा रहे, जिनका मुकद्दर उनका साथ नहीं दे रहा, वो आपसे ईर्ष्या करेंगे। या जो आपसे ऊपर हैं, यार ये कॉमन मैन बंदा ये तुम्हारे जैसा क्यों होता जा रहा है। आज मैं मुजफ्फरनगर में चलूं, यहाँ पे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले व्यक्ति भी बैठे होंगे, मैं एक आम नागरिक, और मेरी अगर वहां तवज्जो ज्यादा होने लगे, भाई विकास बालियान जो है ये, तो वहां कहीं ना कहीं किसी को चोट लगेगी। आपकी उपलब्धियां आपका सबसे बड़ा दुश्मन होती हैं। अगर आप काम कर रहे हो, आपके सामने भले ही आपकी बड़ाई हो रही हो, लेकिन एक सेगमेंट, एक पूरे एक तरीके से कहें कि लोगों का जमावड़ा ऐसा है जो आपको बदनाम करता है, बिना आपके कुछ किए, बिना आपके उस तरह का काम किए, आपके बारे में इतनी कहानियां चर्चित कर देंगे, इतनी बता देंगे जो आपको भी नहीं पता होंगी। अच्छा बालियान जी, ये बताइए, जैसे पत्रकारिता वाले हम फील्ड में आपको देखे, आप बड़े ही बेबाक और बड़े ही एक तरह से हम कहते हैं स्पष्ट रूप से, आप बड़े ही मतलब निडर होकर आप फेसबुक पर या अपने जो अपना चैनल्स का जो वो है उस पर लिखते हैं। क्या मैसेज, मतलब किस तरह से उसमें काफी परेशानियां भी आपको झेलनी पड़ती है? देखिए, मेरे फादर ने एक चीज सिखाई थी मुझे कि चौधरी चरण सिंह जी का कोट करके उन्होंने कहा था एक बार कि चौधरी चरण सिंह जी हमारे आदर्श रहे हैं। उन्होंने एक जगह लिखा था, किसी पत्रकार ने उनसे कहा कि क्या बात चौधरी साहब, आपके बारे में कभी समाचार पत्र अच्छा नहीं लिखते। तो उन्होंने कहा था कि ये समाचार पत्र पूंजीपतियों के हैं, और पूंजीपति जब किसी एक किसान नायक के बारे में या किसान चेहरे के बारे में अच्छा लिखने लगेंगे तो समझ लो कि अब वो पूंजीपति के हाथ में नहीं है। अगर वो पूंजीपति के हाथ में है तो एक किसान को, एक किसान की आवाज उठाने वाले को कभी अच्छा नहीं लिखेंगे। और जिस दिन वो मेरे बारे में अच्छा लिखने लगे तो समझ लेना चौधरी चरण सिंह उस दिन बिक गए। ये उनके बयान थे। वही उन्होंने कहा था, जो करो ईश्वर से डरो, खुल के लिखो, खुल के कहो। मेरे अखबार में, मेरे फिल्म कैरियर में, मेरी चीज में, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं नहीं बन पाया था, और एक स्टोर कीपर की सर्विस पे गया था। सबसे निम्नतम पायदान की होती है कि भाई ये सामान रखा हुआ है, इसको आप पकड़ा देना। वो मेरी सर्विस की शुरुआत हुई थी। लेकिन मेरे फादर 2022 में एक्सपायर हुए, और जब वो एक्सपायर हुए वो मुझसे संतुष्ट थे। उन्हें ये था, मेरे से भी, छोटे भाई से भी, कि आप लोगों ने बहुत किया। मैं सोच भी नहीं सकता था जितनी उपलब्धियां आपकी वजह से मुझे मिली हैं, और इन फिल्मों के माध्यम से तो आप अमर हो गए हो हमेशा के लिए। तो मेरे फादर की आंखों में संतुष्टि थी हमारे कार्यों से, और उनका यही कहना था, निडर होके, बेबाक होके करना, मुकद्दर से ज्यादा कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। जो मुकद्दर में लिखा है उससे ज्यादा कभी हासिल नहीं कर पाओगे, और कोई भी तुम्हारे हाथ से छीन के ले जा सकता है, तुम्हारे नसीब से छीन के कभी कोई कुछ नहीं ले जा सकता। तो डरना किससे? तो जैसे आप बेबाक लिखते हैं, कभी कुछ बड़ी समस्या का सामना भी होना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं मुकदमा दर्ज करा देंगे। अच्छा। बहुत लोग थ्रेटन दे देते हैं कि भाई हम आपको साथ ये गड़बड़ करा देंगे। तो उसके लिए मैं तो खुला हूं भाई, ऐसे ही आप हो, ऐसा ही मैं हूं। आप मुझे मारने के लिए आओगे तो क्या मैं आपको नहीं मार सकता? मैं डरूंगा नहीं भाई। अगर मुझे मारना है, अगर मुझे कुछ करना है तो ईश्वर अपने आप करेगा। अगर ईश्वर ने मेरे मुकद्दर में कुछ लिखा है, मुझे पंडितों ने मेरा हाथ देखा, उन्होंने कहा 2024 आप किसी भी कीमत पे पार नहीं करोगे। मेरी माता जी, और जब देखा कि इतना बीमार है, जगह जगह इसके ऊपर टोने टोट के तो नहीं करा दी, क्योंकि लेडीज डर जाती हैं। गए, उन लोगों ने कहा कि अरे अब आए हो जब सिर से पानी निकल गया, ये तो बच ही नहीं सकता, ये तो सितंबर में खत्म हो जाएगा। एक ने दिसंबर तक की दे दी, तो अलग अलग चीजें बता के कि भाई ये नहीं रहेगा। और मैं 2025 में बैठा हूँ और इसके अंदर बैठा हूँ। तो नसीब, मुकद्दर जो ईश्वर ने आपको लिख रखा है, उससे पहले आप नहीं जाओगे। और एक बात मैं, मतलब ये सारी चीजें समझता हूँ। लोग कहते हैं कि मेहनत से सब कुछ हासिल हो जाता है। ये बहुत सही बात है कि मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मेहनत से सब कुछ हासिल हो जाता है, ये अधूरा वाक्य है जी। आपको ईश्वर को मानना पड़ेगा। अगर आपके मुकद्दर में नहीं है कुछ, तो फिर आप विनेश फोगाट बनोगे ही बनोगे, जो सेकंड के 100वें हिस्से से या वजन के उसमें आपको उस मेडल से बाहर होना पड़ेगा, जो 100% आपका था। आपने मेहनत में कोई कमी नहीं की है, लेकिन आपका मुकद्दर साथ नहीं दे रहा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं। मुकद्दर पे नहीं था उस वक्त, दोबारा से चुन के आना था, देश को एक पूरा नुकसान झेलना था चुनाव का। तो जो चीजें हैं, मेहनत करो, मेहनत तो करनी चाहिए। हर आदमी करता है, जानवर करता है, पक्षी करता है, पंछी पर करता है, कोई ऐसा नहीं जो मेहनत नहीं करता। मेहनत से सब कुछ हासिल नहीं होता, मेहनत के साथ आपको मुकद्दर भी लिखवा के लाना पड़ेगा। बालियान जी, मैं अंत में ये पूछना चाहूंगा, कोई नवयुवकों के लिए कुछ आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि सपने बनाओ, सपने बनाओ और उन्हें पूरा करने का प्रयास करो।
अगर वे सपने आप पूरा नहीं कर पाते तो जैसे सपना टूट जाता है, उसे टूट मत जाना, रास्ते बदल लेना। मैं होटल में रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते बीच में होटल में चला गया, लाइन बदलनी पड़ी। उसके बाद प्रेस में आ गया, लाइन बदलनी पड़ी, राजनीति में आ गया। फिर किसान राजनीति में राकेश टिकैत जी के साथ कुछ मनमुटाव हुआ तो सरदार वीएम सिंह के साथ मिलकर 55,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों के खाते में जो गया, उसमें मेरा भी योगदान रहा। फिर उसके बाद चला पेपर का, एकदम से भाई एक्सपायर हो गया, पेपर बंद हो गया, फिर एकदम क्राइसिस आ गए, जमीनें बिक गई, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। फिर लाइन बदली, फिर कंस्ट्रक्शन के काम शुरू किए, वहां मर्डर हो गए, फिर उससे भी नहीं डरे, फिर दूसरी जगह करे, सरकारें बदलती रही, सरकारों से काम नहीं लिया। उसके बाद फिल्म लाइन में गए। फिल्म लाइन के अंदर एक जगह जाने के बाद लोग सोचते हैं यार ये चेहरा बहुत ज्यादा आ गया, अब इसे काम कम दो, तो अपने काम शुरू कर दिए, घबराए नहीं, टूटे नहीं। आज तो मेरा सबसे बड़ा यही है कि टूटना नहीं है, सपने देखना जरूर है। जैसे सपना टूट जाता है ऐसे खुद को टूटने नहीं देना, चेंज कर दो, लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम कर दो। जहां से लग रहा है कि यहाँ पे नेगेटिविटी ज्यादा है, वहां जाना बंद कर दो। योगा पे ध्यान दो, अपने मन मस्तिष्क को, अपने मेंटल लेवल को हाई करो, और मतलब इतना इंप्रूवमेंट अपने उसमें लेकर कुछ समय बाद जब तुम आओ तो तुम्हारी खामोशी से जो कामयाबी मिली है वो तहलका सा मचा दे। और दूसरा, मैं आपके इनसाइट स्टोरीज में, टॉक्स में आज एक बात का मैसेज और भी मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा, वो इससे थोड़ा अलग है। आजकल हस्बैंड सुसाइड बहुत ज्यादा चल रही है जी, और जिन्होंने लव मैरिज की है वो भी डरे हुए हैं, जिन्होंने अरेंज मैरिज की है वो भी डरे हुए हैं, और उसमें लड़कियों पे दोष ज्यादा जा रहा है कि भाई वो अपने जो एक्स्ट्रा मैरिटल जो उनके संबंध है, रिलेशन है, वहां अपने किसी थर्ड बंदे के साथ मिलके ये सब करा रहे हैं। तो इसके 2-3 चीजें हैं। लाइफ पार्टनर बहुत जरूरी होता है, और 50 साल के बाद आदमी को ज्यादा महसूस होता है कि लाइफ पार्टनर क्या होता है। एक तो पति पत्नी अपने फोन के अंदर लॉक ना लगाएं। अगर लॉक लगाना लाजिम है तो दोनों को एक दूसरे का पासवर्ड पता हो, दोनों कभी भी एक दूसरे का फोन उठा सकते हैं। तीसरे बंदे को बहुत ज्यादा अहमियत ना वाइफ को ना हस्बैंड को देने की जरूरत है जो आपके घरों को बर्बाद करे। और जो लोग अपने बच्चों को बिल्कुल अलग कर दे रहे हैं एकदम से, वो वापस अपने पुराने कल्चर में आ जाओ। अगर आपकी फैमिली है जिसमें 5-7 बंदे हैं तो थर्ड पर्सन आपके घर एंट्री नहीं मारेगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ ही हैं और आप बाहर हैं और वाइफ कुछ कर नहीं रही है तो उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है किसी और से बात करने के लिए, क्योंकि आपके मोबाइल की वजह से किसी भी थर्ड पर्सन की आपके बेडरूम और बाथरूम तक एंट्री है। तो इन चीजों को बहुत जरूरी है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो भी रहा है, लग रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है, तो उन्हें बात करके या दूसरी चीज करके अपने संबंधों को ठीक कर लो। और लग रहा है कि नहीं चलेंगे तो भैया डिवोर्स दे दो, मरो मत। आपकी लाइफ आपके पेरेंट्स के लिए है, आपके परिवार के लिए है, केवल वाइफ के लिए जो आए वो आपकी नहीं भी है उसके लिए नहीं है। अपने आप को खो मत, खत्म मत करो, लड़ना सीखो, और लड़ना ही संघर्ष है। आप श्री राम जी को देखो, उनका पूरा का पूरा एकदम से उस टाइम उन्हें राजा बनाया जा रहा था, उनका सारा समारोह चल रहा था, लेकिन पता चला कि आपको वन में जाना पड़ेगा। वो गए वन में, उसी पत्नी के लिए रावण से युद्ध लड़ा और उसी पत्नी को फिर त्यागना भी पड़ा। वो संघर्ष देखो। अब संघर्ष देखो श्री कृष्ण का, जिस माँ की कोख से पैदा हुए उस माँ के पास ही नहीं गए, जेल के अंदर पैदा हुए। जेल के अंदर पैदा होना सबसे नीचा काम है, देखो आप, जहां कोई सुविधा नहीं है। जिसके साथ जिस माँ बाप ने उनका लालन पालन किया फिर उनको भी त्यागना पड़ा। जिस राधा के साथ उनके इतने सब किस्से हैं उस राधा को भी त्यागना पड़ा। जिस मथुरा में गए उस मथुरा को भी त्यागना पड़ा। और जिन लोगों की मदद की उनके सब परिजनों को भी उन्होंने अपने सामने समाप्त होते देखा। और बाद में जिस द्वारका को बसाया वो द्वारका को भी डूबते हुए देखा। तो आपका जीवन संघर्ष का है। 16 कला अवतारी श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जी से आप देख लो, श्री कृष्ण जी को अभी कुछ दिनों पहले तक राधा कृष्ण के रूप में लोग पूजते थे, अब लड्डू गोपाल के रूप में पूज रहे हैं, और आज फिलहाल की तारीख में हरे का सहारा खाटू श्याम के रूप में पूज रहे हैं। तो उनके होगी, उनके संघर्ष को हमेशा सलाम होगा। हारना मत, टूटना मत, और अपने अंदर जो ये सब चीजें आ रही हैं बिखरना मत, जिंदा दिली के साथ जियो। मैं जैसे बिल्कुल कहता हूं, हो सकता है कुछ पलों बाद ना रहूं, लेकिन जब तक भी रहा हूं जिंदा दिली के साथ रहा हूं। ये आज के पॉडकास्ट में इनसाइड टॉक्स पर आज जो संघर्ष भरी कहानी विकास बालियान जी की हमने देखी सुनी, तो इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के संघर्ष भरी कहानी हम फिर दोबारा से आपके बीच में ला सके। पुनः से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।